हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। नंदनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताएंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत। बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों, पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी परिभाषा हो गई, यदि किसी निकाय में बहुसंख्यक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण भिन्न भिन्न बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। जैसे बच्चों, मान लेते हैं कि यह कोई हमारा एक चार्जेज है और यहाँ पर कोई एक चार्जेज है, यहाँ पर कोई एक चार्जेज है और यहाँ पर कोई एक चार्जेज है। तो अगर यह हमारे बच्चों सेम नेचर का है तो यह एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे और यह इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, यह चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और यह चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारा यह जो चार्ज है Q0 है और ये हमारा चार्ज है Q1, ये हमारा चार्ज है Q2, ये हमारा चार्ज है Q3। ओके बच्चों, तो हमें परिभाषा के अनुसार क्या देखना है। देखें, कह रहा कि यदि किसी हमारे निकाय में बहुसंख्यक आवेश हो, बहुसंख्यक आवेश का मतलब एक आवेश, दो आवेश, तीन आवेश, मतलब इस तरह से हमारे ढेर सारे चार्जेज हों, बहुसंख्यक आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो इन सभी आवेशों में एक चार्जेज हमारा है Q0, तो इस पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के यह जो हमारे अन्य आवेश हैं, अन्य आवेशों के कारण, इन सभी के कारण भिन्न भिन्न बलों के, जैसे इसका बल कुछ और हो सकता है, इसका कुछ और हो सकता है, इसका कुछ और हो सकता है, भिन्न भिन्न बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ बच्चों कि जैसे यह इसके ऊपर बल लगाएगा, यह चार्ज इसके ऊपर बल लगाएगा, यह चार्ज इसके ऊपर बल लगाएगा, तो इसका जो वेक्टर योग होगा फोर्स का, इस प्रकार इन सभी का योग इसके ऊपर लगाए गए बलों के बराबर होगा। जैसे कह दिया कि F0 या F0 का जो हमारा फोर्स होगा इसके ऊपर लगने वाला, यह इसके ऊपर बल लगा रहा है, तो यह जो हमारा बल होगा 0,1 होगा
और यह जो बल लगा रहा है यह 0.2 होगा, यह जो लगा रहा है 0.3 होगा, यानी कि F01 प्लस F03 प्लस F02 F03, यानी कि इस प्रकार इसका एक परिभाषा हुआ। जैसे देखिए बच्चों, F01 F02 F03 कहाँ से आया, तो कहने का मतलब हम आपको समझा देते हैं इसका नॉमिनोक्लेचर कैसे किया जाता है। जैसे मान लो बच्चों कि ये हमारे दो आदमी हैं एक तरह से, ओके बच्चों, इस तरह से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल्स कि ये हमारे दो व्यक्ति हैं, ओके। तो यह व्यक्ति इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि इसको एक तरह से मार रहा है, ओके बच्चों। तो जब यह इसको मार रहा है तो चोट इसको लगेगी, चोट इसको लगेगी ना, पहले तो असर इसके ऊपर पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर यह हमारा Q0 चार्ज है और ये हमारा Q1 चार्ज है, ओके। तो जब यह Q1 व्यक्ति इस Q0 व्यक्ति को मार रहा है, एक तरह से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो पहले असर इसको पड़ेगा एक तरह से। तो मान लो इसको चोट लग रहा है तो इसको एहसास हो रहा है ना, तो पहले इसको लिखेंगे हम लोग। तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा, ओके बच्चों, वह F, तो 0 है ना, 0 के ऊपर लग रहा है, तो जिसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, जिसके ऊपर बल लगता है, जिसको महसूस होता है, तो उस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले इसको लिखेंगे और जो लगा रहा है बाद में उसको लिखेंगे। तो बच्चों ये नॉमिनोक्लेचर समझ में आया कि इसका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर आ जाइए, तो देखिए Q1 Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, तो ये इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा 0.1, क्योंकि 0 के ऊपर पहला वाला फोर्स लगा रहा है, ओके। Q2 है तो ये Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसका जो फोर्स होगा 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 0 के ऊपर 2 के कारण फोर्स लग रहा है, ओके बच्चों। इसके बाद Q3 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, तो ये फोर्स हो जाएगा 0.3, ओके बच्चों। तो इस प्रकार हमारा हो गया, यदि किसी निकाय में बहुसंख्यक आवेश हों, ढेर सारे हमारे चार्ज हों, ओके बेटा, तो आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो इन सभी चार्जेस में कोई भी हम चार्ज ले लें, ये कोई कंसीडर कर लें, तो इसके ऊपर लगने वाला बल अन्य आवेशों, जो ये सब हमारे अन्य आवेश हैं, अन्य आवेशों के कारण भिन्न भिन्न बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी का जो फोर्स हम निकाल लेते हैं F01 F02 F03, तो ये सब का योग इसके ऊपर लगने वाले बल के योग के क्या होगा, बराबर। इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, F नेट इक्वल टू लिख सकते हैं F01 F03 और F02 F03, चाहे F नेट लिख दें बच्चों और चाहे F0 लिख दें, ओके। अब हमें क्या करना है कि कुछ इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि बच्चों यह जो हो गया कि मान लो एक हमारा चार्जेज यहाँ है Q0 और एक चार्जेज हमारा यहाँ है Q1, एक चार्जेज हमारा यहाँ है। तो बच्चों मान लेते हैं कि यह एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं और यह सेम नेचर के हैं, सेम चार्जेस हमारे दोनों पॉजिटिव हैं और ये भी है, तीनों पॉजिटिव ले लें। तो यह जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ओके, और यह जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है इसके कारण इस पर असर नहीं पड़ेगा और ना इसके कारण इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। क्यों बच्चों, जैसे हम आपको समझा देते हैं कि यह मान लो एक व्यक्ति है, ओके, यह एक हमारा व्यक्ति है। तो अब मान लेते हैं कि यह इसका एक बेटा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है F, ओके, और एक इसका बेटा और है इस तरह से, तो यह भी इसके ऊपर
फोर्स लगा रहा है, मान लो यह फोर्स लगा रहा है F1, यह फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर F2। तो मान लो कि दो बेटे हैं, ठीक है। तो अगर यह इसके पास है, इसके ऊपर चार्ज लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो यह जब भी आ जाएगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी एक बेटे के आ जाने से कि जो सदस्य है उसके ऊपर कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हाँ, लेकिन इसका रिजल्टेंट बदल जाएगा, इसका परिमाण बदल जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि मान लो ये हमारा एक क्यूबिक है बच्चों। अब क्या करते हैं, एक व्यक्ति है, ठीक, जो F1 फोर्स से इसको पुल कर रहा, खींच रहा है, ठीक। अब इसके बाद तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यही होगा क्योंकि अकेला है। अब मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति और आ गया, वह F2 बल लगाना शुरू कर दिया उस पर। तो अब दो लोग बल लगा रहे हैं, ये तो इसका बल लगा रहा है, ये तो होगा ही, इसका भी बल इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके कारण इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके कारण इसके ऊपर नहीं, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट होगा F नेट, उसके ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि ये दोनों हैं। तो ये दोनों हमारे F1 प्लस F2 इस प्रकार जुड़ जाएंगे। ओके बच्चे, यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि जब ये सब बल इसके ऊपर लगाते हैं Q0 के ऊपर, तो इसका जो बल होता है, इसके कारण जो बल लगता है, इसके कारण इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, इसके कारण इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हाँ, लेकिन इसके कारण हमारा रिजल्टेंट चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ओके बच्चों, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, जो हमारा फोर्स होता है बच्चों, वह एक प्रकार का हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड से जोड़ सकते हैं और हमारा इसको जोड़ने का तरीका स्केलर नहीं होता है क्योंकि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे? जैसे हमने कह दिया कि एक चार्जेज हमारे यहाँ है, एक चार्जेज हमारे यहाँ। ओके बच्चों, तो इसके ऊपर मान लो कि यह एक प्रकार का 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ओके बच्चों, और इसके ऊपर यह मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ओके बच्चों, तो अगर हम इसको जोड़ लें ऐसे 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, लेकिन यह तरीका हमारा गलत हो जाएगा, यह तरीका हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसकी जो हमारी एंगल्स है वो 180 डिग्री है। ओके बच्चों, तो आप इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से जब आप जोड़ेंगे और इसकी डायरेक्शंस दोनों की हमारी विपरीत है, तो उस कंडीशंस में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, F बराबर F1 F2 + 2 F1 F2 cos थीटा। ओके बच्चों, तो F बराबर हो जाएगा, F1 की वैल्यू हमारी 2 न्यूटन, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 × 4 × 2 × 4 × 2। ओके, और -1 हो जाएगा। तो F = हो जाएगा 4 + 16। ओके, तो 4 दूना 8 दूना 16, -16 हो जाएगा। ओके बच्चों, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो F = √4। ठीक, तो और F = हमारा आएगा 2 न्यूटन। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा फार्मूला पता है वेक्टर फॉर्म में, तो ये हमारा F बराबर 2 न्यूटन हमको देता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से विपरीत होने के कारण इसको हम लोग 4 में से 2 को घटा देंगे, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 न्यूटन आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ऐड का मतलब हो गया वो हमारा स्केलर फॉर्म में जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हमारा दो फोर्सेस को जोड़ने का हमारा जो था तरीका था। ओके बच्चों, अब आपको ले चलते हैं हम इसको डेरिवेशन की ओर। ये तो हमारा एक बेसिक था जो आपको समझाएं। परिभाषा ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट में बच्चों, हम मिटा रहे हैं। अब देखिए,
मान लेते हैं बच्चों एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन बना ले। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा है वाई एक्सिस। ओके बच्चों, तो अब यहां से हम इसका ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, अब यहां से हम एक चार्ज यहां कंसीडर कर लेंगे, एक चार्ज हम यहां कंसीडर कर लें और एक हम यहां कंसीडर कर लें और एक हम यहां ले लें। मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे ढेर सारे बहुसंख्यक आवेश हैं। तो यहां से इसकी जो हमारी दूरी होगी और यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी डिस्प्लेसमेंट और यहां से इसका। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया Q1 चार्ज, ये हमारा हो गया Q0, ये हो गया Q2 और ये हो गया Qn। ओके बच्चों, तो अभी आपको हमने बता ही दिया कि जब किसी चार्जेस के कारण किसी के ऊपर फोर्स लिखते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है। तो अब मान लेते हैं कि बच्चों यहां से यह इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक फोर्स ही हो गया। ये Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसके कारण बच्चों ये Qn है, डॉट डॉट ऐसे ढेर सारे हमारे हैं। F। ओके बच्चों, इस तरह से हमारे हो गए। तो ये जो हमारी है यहां से डायरेक्शन बता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गई हमारी R1, ये हो गई बच्चों हमारी R0, ये हो गई R2 और ये हो गई हमारी Rn। ओके, तो आप कूलम के नियम के अनुसार जानते हैं बच्चों कि जब दो हमारे चार्जेस के बीच में हमारे अट्रैक्शन या डिटेक्शन या फिर हमें कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, तो उस कंडीशंस में हमारी दूरी भी मेजरमेंट करनी होती है कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, क्योंकि उसका विशेष योगदान होता है। अगर हम दो चार्जेस के बीच में अगर दूरी को हम ज़्यादा बढ़ा दें तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है बहुत कम लगने लगता है, या ज़्यादा करीब कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर बच्चों हम दूरी को कंसीडर करेंगे कि कितना होगा हमारा। तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, इसकी डायरेक्शन इधर है क्योंकि इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इसकी जो दूरी हम कंसीडर करेंगे यानी कि ये हो जाएगा R1 से लग रहा है किसकी ओर, Q0 की ओर, तो 110 हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। और ये जो हमारी लग रही यहां से यहां तक ये वाली, ओके, तो ये इस चार्जेस के कारण इस पे 2 के कारण 1 पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा R20। ओके बच्चों, और ये जो है यहां लग रहा है तो RN0। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा दूरी भी कंसीडर कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ना है। तो कूलम के नियम से जब चलेंगे बच्चों तो F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये हमारा कूलम का मेन फॉर्मूला होता है बच्चों। ओके, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, ओके, F0, ठीक, यानी कि 0 के ऊपर 1 के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो F01 हो जाएगा, यानी कि 0 के ऊपर जो 1 के कारण फोर्स लग रहा है बच्चों, तो हम F01 पहले निकालेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0। तो Q1 Q2, Q1 Q0 हो जाएगा बच्चों, Q1 Q0/R²।
तो Q1 Q0 हो जाएगा। इसके बीच में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी है, ठीक है ना, डिस्टेंस है, वो कितना है, R10 है। तो R10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके। अब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो यूनिट वेक्टर यहां पर लगा देंगे बच्चों हम R10। ओके, इस तरह से हमारा एक वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग हल कर लेते हैं। F01 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q0 अपन। अब बच्चों इस दूरी को हम मेजरमेंट करेंगे, ये वाली। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल वेक्टर मेथड ऐसे निकाल लीजिए आप। ओके, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारा है यहाँ पर Q1 और ये है बच्चों हमारा Q0। ठीक है, तो ये जो हमारा है यहाँ से जो रखा गया ओरिजिन पॉइंट से कंसीडर किया गया है R1 है, और ये जो हमारी है दो चार्जेस के मध्य हमारा डिस्टेंस R10 है, और ये हमारा बच्चों है R0। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम जोड़ लेंगे। R0 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R10। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, कितना हो जाएगा, तो R0 माइनस R1 इक्वल टू R10। ओके, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्म में। ठीक है, तो R0 माइनस R1 इक्वल टू हो जाएगा R10। तो अब यहाँ पर R10 की जगह हम कितना रख सकते हैं बच्चों, R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यूनिट वेक्टर हमारा है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है बच्चों, तो यूनिट वेक्टर में लिखा जाता है R10, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा हमारा R10। ओके, इस प्रकार। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, F01 इक्वल टू 1/4πε0। बेटा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q1 Q0 अपन। ठीक, अभी ये जो हमारा हो गया कितना हो जाएगा, R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R10 बच्चों। ठीक है, अब ये इसके जगह पर R10 की जगह पे बेटा हम रख सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अब बच्चों इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे इन दोनों का एक दूसरे में, तो ये हो जाएगा F01 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q0 अपन। ओके, तो ये हो जाएगा R0। ओके बच्चों, इस तरह से हो जाएगा इंटू ये बचा हमारा क्या, R10। ठीक, अब R10 की जगह पर हम बेटा क्या रख देंगे, R0 माइनस R1, तो ये हो जाएगा F01 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q0 अपन R0 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू ब्रैकेट्स में हमारा क्या हो जाएगा, R0 R1। ओके, अब बच्चों देखें, ये हो गया हमारा किसी एक चार्जेस के कारण इस चार्जेस पर लगने वाला हमारा फोर्स। ठीक बेटा, तो इतना तो अभी एक निकला, तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस चार्जेस के कारण इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, इस चार्जेस के कारण इसके ऊपर हम फोर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की ओर। अब इसी प्रकार हम लिखने जा रहे हैं दूसरा।
अब बेटा F02 हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला हमारा फोर्स कितना होगा। इसी प्रकार अब लिख देंगे हम 1/4πε0 ओके Q2 इंटू Q0 ओके। अब बच्चों इसके बीच में जो हमारा दूरी है, डिस्टेंस दो चार्जेस के मध्य, वो R20 है। तो R20 है तो अब ये हो जाएगा हमारा R0 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R2 ओके बेटा, ये हो गया हमारा दूसरा फोर्स। ठीक, अब इसी तरह से डॉट 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 हम क्या करेंगे, 3 को नहीं 4 को नहीं निकालेंगे, 2-3 टर्म बहुत होते हैं, फिर Qn का वैल्यू सीधे निकाल लेंगे, बहुत संख्या ढेर सारे आ गए इसका। तो F0n ओके बेटा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Qn इंटू Q0 अपॉन R0 माइनस Rn का होल क्यूब इंटू R0 माइनस Rn ओके बेटा। अब हमारा क्या हो गया, इस प्रकार 3 टर्म में हमने निकाल लिया। अब 1 2 3 बच्चों, अभी तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तीनों इक्वेशन को। F0 इसको F0 लिखते हैं या F नेट लिख सकते हैं। अब बच्चों हमारा F01 कितना है, F01 प्लस F02 प्लस डॉट 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 F0n। अब इसको ऐड कर लेंगे बच्चों। तो बेटा जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R0 माइनस का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R1 प्लस इसी प्रकार F02 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R0 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R0 R2 प्लस डॉट डॉट बच्चों 1/4πε0 ओके, और हो जाएगा Qn Q0 अपॉन R0 Rn का होल क्यूब इंटू R0 Rn ओके बच्चों। इस तरह से हमारा जो है पूरा ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद इसमें से ये सब 1/4πε0 बेटा कॉमन हो जाएगा। तो F0 1/4πε0 ओके। तो बच्चों यहाँ से Q0 भी ऊपर से कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा हमारा Q1 अपॉन R0 R1 का होल क्यूब इंटू R0 R1 प्लस Q2 अपॉन R0 R2 का होल क्यूब R0 R2 प्लस Qn अपॉन R0 माइनस Rn का होल क्यूब इंटू R0 Rn ओके बेटा। तो
तो ये जो हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, इस प्रकार हमारा फाइनली मिल जाता है। बच्चों इसको अगर हम समीशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो समीशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसे? तो देखो एफ नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। ओके बेटा, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर यहां से 1 से लेकर के n टर्मों तक है हमारा, तो ओके, तो यहाँ i इक्वल टू 1 मान लेते हैं और यहाँ पर n कर लेते हैं 1 से लेकर के n तक। ओके बेटा, तो अभी हो जाएगा हमारा q अपान, ठीक, क्यू आई। अब यहाँ पर इसको हम रख लेंगे बेटा r0 से लेकर के ri का होल क्यूब इंटू r नॉट माइनस r i। ओके बेटा, इस तरह से इस समीशन फॉर्म में हो गया हमारा। ठीक बच्चों, यह था हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।